क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर ही हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल देखते हुए, उनकी प्रैक्टिस देखते हुए, फिर जो सोशल गैदरिंग्स होती थी, पूरा पेरेंट्स के डॉक्टर्स का ही था, तो उनकी लाइफ स्टाइल देखते हुए मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना चाहिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं कटारा सर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कटारा अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं अपकमिंग डॉक्टर राजुल वासने जी, जिन्होंने हाल ही में नीट एग्जाम को पास करके 618 स्कोर के साथ में ANU से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। राजुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शानदार रहने वाला है ये इंटरव्यू, इसमें बहुत शानदार सवाल और जवाब मिलेंगे। जो भी बच्चे फ्यूचर में डॉक्टर बनना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, जो वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, उनको बहुत सपोर्ट मिलने वाला है इस इंटरव्यू से। जी राजुल जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा आप एक बार अपना इंट्रोडक्शन में। मेरा नाम राजुल वासने है। मैंने अभी हाल ही में नीट की परीक्षा निकाली है। उसमें मेरा जो स्कोर था वो 618 था और मैं अभी सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ANU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। तो राजुल जी, सबसे पहला प्रश्न आता है कि हम ये जानना चाहेंगे कि आपके अंदर जो ये तैयारी का जो भाव था, यानी कि डॉक्टर बनने का जो ड्रीम था, ये कैसे जगा? किसने कहा आपसे कि ये बेहतर ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि मेरे फादर भी डॉक्टर ही हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल देखते हुए, उनकी प्रैक्टिस देखते हुए, फिर जो सोशल गैदरिंग्स होती थी, पूरा पेरेंट्स के डॉक्टर्स का ही था, तो उनकी लाइफ स्टाइल देखते हुए मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे भी इसी फील्ड में जाना चाहिए। बहुत ही शानदार। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये घर से ही मोटिवेशन मिल गया, क्योंकि राजुल जी के फादर ऑलरेडी डॉक्टर हैं। काफी अच्छी बात लगती है कि अगर हमारे जो बच्चे हैं, यानी गार्जियंस के लिए बड़े गर्व की बात है कि अपने ही प्रोफेशन से बच्चों को मोटिवेशन मिला और उन्होंने वही रास्ता चुना। काफी अच्छा लगा राजुल जी ये जानकर। अब बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि 10th क्लास में जो बच्चे जो 10th के एग्जाम देके जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि सर मैथ लेना है या बायोलॉजी लेना है। मैं चाहता हूं आप पहले तो ये जान लें कि अगर आपका ड्रीम डॉक्टर बनना है तो आपको बायोलॉजी लेना ही पड़ेगा। यदि आपका ड्रीम बड़ा डॉक्टर बनना है तो आप बायोलॉजी लीजिए। अगर आपका ड्रीम इंजीनियरिंग या कोई अदर सेक्टर में अगर आप जाना चाहते हैं तो मैथ्स ले सकते हो आप। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो जरूर बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। एम आई राइट? तो यहाँ पर राजेंद्र जी मैं आपसे एक प्रश्न और करना चाहूंगा कि आपके सामने ये चैलेंज आया होगा कि जैसे आपने 11th-12th के साथ तैयारी की या ड्रॉप लिया। आप एक बार अपनी जर्नी को शेयर करें, किस किस तरीके से आपने ये तैयारी की और इतने स्कोर हासिल किया आपने? मैंने 11th और 12th में तैयारी करी थी, लेकिन उस समय मेरा 11th बिल्कुल ही वीक था। मतलब मैंने खुद से ही मेहनत नहीं करी थी, लेकिन मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तो मुझे मालूम पड़ा कि पेपर बहुत ही बेसिक होता है। अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करता तो मैं अच्छे से हो जाता। तो मैंने कुछ गलतियां थी जो मुझे मालूम पड़ी कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद मैंने अपने आप में खुद में देखी कि क्या गलती मैंने करी है फर्स्ट टाइम में। तो उन गलतियों में मैंने काम किया ताकि मेरा सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में पक्के से हो जाए, और उन गलतियों में काम भी किया और हो भी गया सिलेक्शन। यानी अपनी गलतियों से सीख लेना चाहिए, इसी को एक्सपीरियंस कहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं गलतियां भी करते हैं और सीखते भी नहीं है। तो इन्होंने इम्प्रूव किया। ज्यादातर स्टूडेंट 11th क्लास में थोड़ा लापरवाही कर देते हैं और फिर उन्हें कहीं ना कहीं एक ड्रॉप की तरफ जाना पड़ जाता है। अगर आप आफ्टर 10th, 11th और 12th अगर 2 ईयर अगर आप अच्छे से सीरियस हो जाए तो मुझे लगता है बहुत इजीली आप एक अच्छे स्कोर तक पहुंच सकते हैं। MBBS के लिए एक स्केल बनाया हुआ है कि 600 स्कोर एटलीस्ट होना ही चाहिए, तभी आप एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज के लिए मतलब आवेदन कर सकते हैं, आपको कॉलेज मिल पाएगा। तो यहाँ पर राजेंद्र जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये आता है कि जो आपकी स्कूली जो आपने 11th एंड 12th किया, तो जो आपने ये तैयारी की वो 11th-12th के साथ शुरू की या आपने 12th की, मतलब जो आपने कितने अटेम्प्ट दिए? फर्स्ट अटेम्प्ट में 12th के साथ ही था। उस समय सिलेक्शन नहीं हो पाया था, कोविड के टाइम था उस समय। सेकंड अटेम्प्ट में दिया था 2021 में, तब मेरा सिलेक्शन हुआ था। अब सबसे बड़ा चैलेंज एक यहाँ पर बच्चों के सामने खड़ा रहता है कि सर तैयारी तो हम भी करना चाहते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि नीट एग्जाम में आप सभी जानते हैं 4 विषय का रोल है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जूलॉजी एंड बॉटनी, जिसमें ये प्रमुख बात होगी कि अगर आपको 600 स्कोर पर पहुंचना है तो मुझे लगता है बायोलॉजी तो आपकी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर वाली होनी चाहिए। नंबर 2 केमिस्ट्री स्कोरिंग आनी चाहिए और फिजिक्स एक बड़ा फोबिया बना रहता है नीट की तैयारी में। तो सबसे बड़ा बच्चों का एक जो आज का प्रश्न है नीट वाले बच्चों का कि फिजिक्स को आपने कैसे हैंडल किया, इतना स्कोर किया, उसके लिए थोड़ा सा बताएं।
देखिए 11th-12th में बच्चों के जो नीट की तैयारी कर रहे थे उनके अंदर फोबिया होता है, ये सब मैं पहले ही कह दिया। तो मेरे अंदर भी था कि न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाता था। लेकिन ऐसा सिर्फ एक फोबिया ही बना हुआ है। लेकिन अगर आप जो पहले दिक्कत आती है 11th जब शुरू होती है तो उस समय पीछे से आता है मैथमेटिक्स डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉग। अब हम सोचते हैं कि अभी से ही मैथ्स चालू हो गई, हमें तो किसी इंग्लैंड में जाना चाहिए था। लेकिन उस जो लॉग्स वगैरह उनको बहुत ही बेसिक, अगर आपको बेसिक मालूम है ना तो भी आप आराम से कर लोगे। लेकिन मेरी दिक्कत यही थी कि मैं उनको हार्ड लगे तो मैंने फिजिक्स पढ़ना ही छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना होता है। अगर आपको वो बेसिक्स नहीं मालूम ना तो आप कितना बेसिक चैप्टर हो आगे 12th वगैरह में, लेकिन आप नहीं कर पाओगे उसे। इसलिए आपको बेसिक्स मालूम होना चाहिए जो कि 11th में शुरुआत में पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल सही है। फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक मैथ आपका अच्छा होना ही चाहिए, राहुल जी का मानना है। और बेसिक मैथ्स कोई इतना बड़ा ऐसा डरावना सब्जेक्ट नहीं जो आप नहीं कर सकते। बेसिक कैलकुलेशन होती है, लॉग, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बेसिक ग्राफ्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत सेट्स, इंडेक्सेस, बहुत सिंपल चीजें हैं। लास्ट आप 20 डेज का आप मान लीजिए कंटेंट है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे इससे डर जाते हैं। मैं कहता हूं अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, सबसे पहले आप इन टॉपिक को कवर कीजिए पहले 20 डेज में, देन फिजिक्स स्टार्ट कीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा राजू जी, यहाँ पर जैसे फिजिक्स में आपने कितना स्कोर किया, किस तरह से सपोर्ट रहा, ये थोड़ा सा एक बार बताएं। फिजिक्स में मेरा स्कोर था 145 आउट ऑफ 180। हालांकि जो हमारा जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उस समय मेरी इतनी तैयारी अच्छी नहीं थी। 2020 का जो पेपर था उस समय मैंने देखा फिजिक्स बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। मतलब इक्वेशन दी हुई थी, दो वैल्यू दी हुई थी, जैसे b न्यू लैम्डा, इसमें आपको न्यू और लैम्डा दे रखा, आपको b निकालना है। मैंने उस समय बिल्कुल तैयारी नहीं की तो मेरा स्कोर बहुत खराब था। लेकिन मैंने देखा कि फिजिक्स में से डरता था और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं नीट के प्रीवियस ईयर्स में भी और उस टाइम 2020 में जो मैंने दिया था। तो मैंने हाई फाई बुक्स ना लगाते हुए अपने बेसिक्स पर, अपनी बुक्स पर जो मेरे पास थी, पीवाईक्यूज थे, मॉड्यूल्स थे, जो मेरी यहाँ से मिलते थे, डीबीपीज थे, उन पर फोकस किया। और वहीं से मैंने अपना मतलब जो बहुत से लोग कहते हैं कि एचसीएल में लगाइए बहुत, लेकिन मेरे हिसाब से वो लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बेसिक्स पर ही स्टिक रहे हैं उससे ही आपका हो जाएगा सेक्शन अच्छा खासा। मेरा उसी से 145 आया 180 में से। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है, टॉप रैंकर्स का भी मानना है कि मल्टीपल बुक से ज्यादा बेस्ट होता है एक बुक को मल्टीपल टाइम लगाएं। आप ज्यादा बुक पर न जाएं क्योंकि वो आपके अंदर भ्रम पैदा करेंगी। आप अधिक बुक को लेकर बैठेंगे तो कभी आपका मन करेगा ये पढ़ना है वो पढ़ना है, बहुत कंफ्यूजन होता है। आप ज्यादा बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है एक ही बुक को आप पकड़िए, बार बार पढ़िए, एग्जाम तक पढ़िए। और इसका सबसे बड़ा अभी जो रिसेंट में एग्जाम आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं नीट को, तो वहां पर पता लगता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि एनसीईआरटी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसमें जो एग्जाम्पलर है ये सारे जो क्वेश्चन हैं उसी हुलिया के उसी ढांचे के क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, प्रश्न बहुत अलग नहीं होते। और इसी बीच हमारे साथ में एक सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर फिजिक्स एक्सपर्ट शैलन सर भी मौजूद हैं। तो हम तो कर बात कर ही रहे हैं फिजिक्स के बारे में, आपको शैलन सर भी बताएंगे किस तरह से आप फिजिक्स को अच्छा कर सकते हो, फिजिक्स को कैसे फील करना है, कैसे पढ़ना है। मेरे साथ शैलन सर मौजूद हैं जो आपको ओनली फिजिक्स के टिप्स देंगे कि फिजिक्स को कैसे अच्छा किया जाए। एचओडी शैलन सर, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो सर ने जैसे बताया फिजिक्स का, अभी राजू ने भी ये वाली बात बताई है कि मोस्टली क्या होता है कि जब बच्चे शुरुआत में हमारे पास आते हैं और हम उनको बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाएं तो बेसिक मैथमेटिक्स में भाई सीधी सी बात है, मैथमेटिक्स तो है ही सही लेकिन है बहुत बेसिक। अब उसी मैथमेटिक्स के लिए वो सोच जाते हैं कि सर इतना पढ़ना पड़ेगा अपन को, अगर ऐसे करना था तो हम तो पीसीएम ले लेते। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बेसिक कैलकुलेशन वगैरह सिखाई जाती है। अच्छा, हम उस चीज को बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा में खुद से पढ़ते रहे, किसी बुक से पढ़ते रहे तो भाई उसका तो कोई इलाज है नहीं। और सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होते हैं। इसके साथ साथ के जो क्वेश्चंस होते हैं मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनमें हमें ये देखना होता है कि वैल्यू को हम राउंड ऑफ कैसे करें। मान लो कोई आंसर आ रहा है, अब उसमें क्या है कि आंसर आ रहा है हमारा 20 और ऑप्शन में दिख रहा है 19.8, तो हम लगे पड़े उसी कैलकुलेशन करने के लिए। क्या मैं सही कह रहा हूँ राहुल? एग्जैक्टली मुझे याद आया अभी 21 का जो मेरा फिजिक्स का पेपर था उसमें क्वेश्चन था v इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो उसमें दो वैल्यूज दी हुई थी, तीसरी निकालनी थी, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। उसमें मैं बताता हूँ, उसमें एग्जांपल्स थे, दो ऑप्शंस थे, 230 में ऐसा याद है 230.29 एक ऑप्शन था, एक था 230.3। तो मैंने जैसे ही देखा
कि 2 वाला ऑप्शन है, मैं तुरंत उसे मार्क कर दिया, लेकिन उसका आंसर 2.3 वाला दूसरा वाला, तो मेरा मतलब सिली मिस्टेक की वजह से 5 नंबर ऐसे कट गए। तो इसलिए क्वेश्चन और ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। बस इतना ही काम करना है, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है, साथ में एक जो हमारा नजर होनी चाहिए वो होनी चाहिए ऑप्शंस पर, क्योंकि हमें वहां पर ऑप्शन लिखना नहीं है, आंसर निकालना नहीं है, आंसर केवल सेलेक्ट करना है, आंसर हमारे पास है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ राजुल, बायो के लिए आपने किस तरीके से किया? जी बायो में तो सब लोग कहते हैं वो वाकई करेक्ट है कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो ना अच्छे से बाय हार्ट, तो ये समझ लीजिए आप 90 क्वेश्चन आते हैं, 90 में से अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आपके 88 क्वेश्चन, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है, आपने दूसरा लेक्चर पढ़ा है, तो 88 क्वेश्चन आपके सही हो ही जाएंगे। हालांकि 1 से 2 क्वेश्चन हर साल कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, वो हर अलग अलग कोचिंग अपनी अलग अलग आंसर भी देती है, लेकिन बायो में सिर्फ एनसीईआरटी करिए आप, और उसमें क्या होता है आपको मतलब एक दिन मदद करनी होती है चीजें, एग्जाम्पल्स आपको याद करनी है, तो उसको आप जितनी बार पढ़ोगे, बार बार पढ़ोगे, उससे याद हो पाएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं 1-2 बार पढ़ के 3 या 4 बार पढ़ के छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने और मेरे बहुत से लोग हम बात करते हैं तो कम से कम आपको डबल बेस से पढ़ना चाहिए, कम से कम 10+ बार बायो, तभी वो आपको दिमाग में रिटेन हो पाएगी। और एंड के टाइम में तो आपको बायो जितनी बार पढ़ सके उतना ही कम है, क्योंकि बायो क्या है एक टाइम बाद आपके वहां से निकल जाती है, इसलिए आपको बार बार चीजें याद करनी पड़ेंगी। और बहुत ही हाईली स्कोरिंग है, मतलब अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री में क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बायो में क्या है, आपको आता है तो आता है, आपको टाइम भी कंज्यूम नहीं हो रहा, 5 सेकंड के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा ये क्वेश्चन मेरे नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। फिजिक्स में क्या आपको बार बार दिमाग मारोगे, कॉन्सेप्ट्स लगाओगे, फॉर्मूला लगाओगे, इसलिए कहते हैं बायो तो कम से कम अच्छे से। पेपर उसमें सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले बायो, मतलब ज्यादातर की यही रहती है, पहले बायो, केमिस्ट्री, देन फिजिक्स। और ये बायो का इसलिए रहता है कि वो कॉन्फिडेंस होता है अंदर सबसे अच्छी हमें बायो ही आती है, प्लस वो 2 सब्जेक्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, लिमिटेड टाइम में हो जाती है बायोलॉजी, तो ये इसका जो एडवांटेज रहता है। और ऑब्वियसली डॉक्टर हैं तो डॉक्टर बनने का सोच रहे हैं तो बायो तो हमारी बेस्ट होनी चाहिए और होती भी है, लेकिन साथ में यही है कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी अगर दोनों को साथ लेकर चलें तो इस तरीके से एक बेहतरीन हम अगर प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से हमें सक्सेस मिल जाएगी। बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी यानी सफिशिएंट है, सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। इसका मतलब ये है आपको भटकना नहीं है। अगर आपकी सोच अगर ये है कि जैसा कि बता रहे राहुल जी, और एनसीईआरटी से आप बायो को काफी अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। केमिस्ट्री के बारे में बताएं। केमिस्ट्री मेरा स्कोर एग्जैक्टली याद नहीं है कि 165 अराउंड था 180 में से। उसका भी सेम यही है, इसमें 3 यूनिट्स है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है वो आपको सिर्फ बायो की तरह एनसीईआरटी से ही करनी है। फिजिकल में हालांकि थोड़ा एनसीईआरटी को थोड़ा इंपॉर्टेंस ना देख के अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा ध्यान दोगे तो आपका ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो ऑर्गेनिक और फिजिकल में करनी ही है। अगर आप इनऑर्गेनिक में इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ध्यान मत दीजिए, बस PYQs कर लीजिए, उतना ही बहुत है। इनऑर्गेनिक सेम है बायो है, बायो में आपको इनऑर्गेनिक में जितनी आप कॉन्सेप्ट को याद रखोगे, चीजें जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी आपको चीजें याद होती हैं। और उसमें एज एक्सेप्शन भी बहुत हैं, तो क्वेश्चन हमेशा एक्सेप्शन से ही बनते हैं, क्योंकि जो जनरल ट्रेंड होता है वो सबको मालूम ही होता है। दिक्कत आती है उसके एक्सेप्शन पर, क्योंकि बहुत से लोग स्किप कर देते हैं, इसलिए एक्सेप्शन बनना बहुत जरूरी है इनऑर्गेनिक में। जी बिल्कुल सही बात है। और देखो बच्चों, एक बात जो राजुल ने मुझे सबसे अच्छी लगी उनकी बात, मोस्टली मैं इस बात को 11th जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको शेयर करता हूँ। जैसे राजुल ने बताया कि अगर ये क्लास 11th में अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते तो शायद इन्हें ड्रॉप करने की नीड नहीं होती। तो ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है। देखो कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, इवन अगर हम बात करें IIT JEE की बात करें या नीट की एक बात करें हम पढ़ रहे हैं, तो इन सभी में 11th पार्ट जो 11th क्लास है उसका पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स में होता है। क्यों राजुल? फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर आप 11th में न्यूमेरिकल पोर्शन को और हमारी जो मैकेनिक्स है उसको अच्छे से कर पाते हो तो 12th में अच्छा कर सकते हो। इवन इसी यही वाली बात है केमिस्ट्री में, बायो में भी होती है। क्यों? बायो में तो है। राहुल जी, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा बना रहता है स्टूडेंट्स का, हाउ टू रिमूव सिली मिस्टेक्स। यानी लास्ट टाइम जब एग्जाम हॉल में जो एग्जाम का प्रेशर होता है, बहुत सारी गलतियां कर देते हैं बच्चे, किस सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करें, और जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं उनको रिमूव करने के लिए आपने क्या फंडा अपनाया था? क्योंकि सिली मिस्टेक्स अगर हम जनरल प्रिपरेशन के टाइम पर बात करें तो जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना आप टेस्ट लोगे, उसी से आपकी सिली मिस्टेक्स कम हो पाएंगी। क्योंकि अगर आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहो और एक
बिना टेस्ट के एनवायरमेंट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, उससे आपकी स्लीप मिस्टेक्स कम नहीं होंगी। क्योंकि जब तक आप टेस्ट दोगे नहीं ना, आपको वहां पर एक अलग प्रेशर होता है कि मुझे नीट निकालना ही है। वहां पर एक एक नंबर से हजारों रैंक पीछे हो जाती है। तो यही मुझे एक्सपीरियंस हुआ जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स थोड़े कम थे, 520 के अराउंड थे। तो उसमें मुझे मालूम पड़ा था मेरी क्या गलतियां हैं। मेरी जो मेजर गलती ये थी कि मेरी नर्वस बहुत जल्दी हो जाता था मैं, मतलब 30 से 40 मार्क्स मेरे ऐसे ही कट गए थे सभी मिस्टेक्स की वजह से। और दूसरी मेरी थी ओएमआर फिलिंग की टेक्निक। ओएमआर की जो बेस्ट टेक्निक ये होती है कि आप साथ में आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, उसको एक थोड़ा छोटा सा डॉट बना लें ओएमआर की शीट में, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करने आए तो आप उसको तब भर सकें। बहुत से लोग कहते हैं हाथ का भी कर सकते हो, लेकिन वो आप पर डिपेंड करता है। आपने जैसे ही अपने प्रिपरेशन फेज में भरते हो वैसे आप उसे फॉलो करो। मेरी ये थी मैं शुरू में एक डॉट बना लेता था, उसके बाद जब उस चीज का मैं रिवीजन करता था तब मैं उसको पूरे अच्छे से बताता था उसे। वेरी गुड। देखिए यहाँ पर एक बड़ी सिंपलेस्ट बात है कि ज्यादातर बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है कि बच्चे एक तो टेस्ट सीरीज में बहुत लापरवाही करते हैं। आप जहां भी प्रिपरेशन कर रहे हैं बस एक ही बात बोलेंगे, आप टेस्ट सीरीज को मिस मत कीजिए। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि जो भी घबराहट है वो आपको पहले ही खत्म हो जाएगी। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे आप अपनी मुख्य परीक्षा में। तो यहाँ पर एक जो हमारे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे टेस्ट देते हैं और आंसर की देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं, बात खत्म। जी नहीं, एक टेस्ट को बेटा कंप्लीट जब माना जाता है कि जब हम टेस्ट को कंप्लीट अटेम्प्ट करें, आंसर की लगाएं, रिजल्ट देखें। बट जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करते, उसको ऑब्जर्वेशन नहीं करते, चाहे आप टीचर की हेल्प से करिए चाहे खुद से करिए, एक टेस्ट को फाइनल हम जब मान सकते हैं जब पूर्ण रूप से आप उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, आपकी गलतियां आपको पता लगे, ये सबसे आवश्यक बात होती है। तो सारे स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखें, जैसा कि राहुल जी ने कहा, टेस्ट सीरीज का एक बहुत अहम रोल होता है। साथ ही साथ ये इन्होंने बताया कि ये ओएमआर को मतलब साथ के साथ एक छोटा सा डॉट लगा लेते थे। मैं बस इतना ऐड करना चाहूंगा कि बेहतर होता है जैसे एक पेज पर लगभग हमारे 8 या 10 क्वेश्चन जो भी है वो मान लो आ रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हमें वो क्वेश्चंस करके साथ के साथ ओएमआर भर देनी चाहिए। ओएमआर को हमेशा पेपर के नीचे रखना चाहिए। अच्छा, ओएमआर साथ के साथ भरने के कई सारे फायदे होते हैं। एक तो आपका मोटिवेशन बढ़ा रहेगा, अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि लास्ट टाइम पे आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर आप ओएमआर छोड़कर चल रहे हैं तो लास्ट टाइम पे कहीं ना कहीं एक प्रेशर काम कर रहा होगा, आपको लगेगा ऐसा कि लास्ट टाइम पे कहीं मुझे ओएमआर भी भरनी है, तो कम से कम 2-4 क्वेश्चनों का नुकसान होने का चांस रहता है। अगर ओएमआर हम साथ भर के चलते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है और लास्ट के जो मिनट होते हैं ना 2-4 मिनट, दिमाग इतनी तेज पीक पर आ जाता है, माइंड अच्छे से काम करता है और 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होने के चांस रहते हैं। तो अगर आपको इसको इंप्रूव करना है, ग्रो करना है, मेरी तो यही सलाह है कि आप ओएमआर को साथ ही भरिए, क्योंकि वहां इन्विजिलेटर आएगा, वो उसका भी प्रेशर रहता है कि कहीं ओएमआर ले ना जाए। तो इसीलिए आप ओएमआर को बैलेंस रखिए साथ के साथ। और कई बार ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ जो बाद में ओएमआर भरते हैं तो कई बार वो अलग अलग टिक लगाते जा रहे हैं, ऊपर नीचे भर गई तो और ज्यादा प्रेशर हो जाएगा। तो साथ के साथ बेहतर विकल्प हो सकता है। अच्छा, यहाँ प्रश्न आता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कौन सी किताब बेहतर है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बच्चों को तरह तरह की किताबों पर जाना चाहिए या लिमिटेड रहना चाहिए, ये एक बार आप जरूर बताएं। देखिए सर, मैं पहले भी कहा था कि 10 बुक को अलग अलग करने से बेहतर है कि एक ही बुक को 10 बार करिए। उससे क्या रहेगा, आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से बिल्डअप हो पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक बार क्वेश्चन करते हो, हालांकि आप कर लेते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाता। जब आप उसी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इस कॉन्सेप्ट से अलग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। तो इसलिए मैं पहले ये कहूंगा कि एक ही सोर्स को 10 बार करिए। और अब बात है इंडिविजुअल टॉपिक पर, तो बायो के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करिए, उसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। आप उसको जितनी बार पढ़ सके 10 बार 15 बार उतना ही कम है। और आप 15 बार भी पढ़ रहे हो तो भी कम है। हाईलाइटर लेके लगे रहो, हाईलाइटर लेके लगे रहो। तो आप उसको मेरी एनसीईआरटी मतलब हर एक कलर का उसमें स्केच हाईलाइटर मिल जाएगा आपको, मतलब अलग अलग कलर के। उसके बाद केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक पार्ट जो है वो आपको एज एनसीईआरटी पढ़ना है बायो की, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है क्योंकि उसमें हर लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। ऑर्गेनिक में आपको जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के पढ़नी ही है, लेकिन जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी जो ऑर्गेनिक क्वेश्चन है वो सेम टू सेम पेपर में आ जाते हैं। मैंने बहुत से चैप्टर्स में देखा था, इंडेक्स क्वेश्चन, सॉल्व एग्जाम्पल्स और जो डेप्थ क्वेश्चन होते हैं उनमें साफ साफ बन जाते हैं। और फिजिकल में तो ऐसा नहीं बनते, लेकिन आपको प्रैक्टिस वो भी करना है एनसीईआरटी के। मतलब आपको कुल मिला के फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पर ही ध्यान रखना है। हाँ, खबर केमिस्ट्री बायो पर आपको सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में ही एनसीईआरटी पर ध्यान देना है। अब आते हैं फिजिक्स में।
फिजिक्स में देखिए एनसीईआरटी इतनी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी है तो इतना कारगर नहीं है, जो भी उसके क्वेश्चन है वो फ्रेम किए गए थे जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सॉल्व करेंगे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। हाँ, अब आप सोचिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ रही है तो आ रही है, लेकिन टाइम वेस्ट भी आपका उतना ही हो रहा है। तो इसलिए आप जो भी आपके यहाँ से बुक्स मिलते हैं, मॉड्यूल्स मिलते हैं, वो परचेज मतलब ले सकते हैं अगर हम मिलते हैं आप, तो उसमें सॉल्व करिए, क्योंकि जो क्वेश्चन कोचिंग के होते हैं टू द पॉइंट होते हैं। मतलब वो कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि बच्चों का टाइम वेस्ट हो आउट ऑफ द कंटेक्स्ट क्वेश्चन कराने के बाद। उसके बाद मॉड्यूल्स के बाद प्लस पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज बायोलॉजी कहाँ से करें, और आपके पास कोचिंग से भी मिलते हैं तो बेस्ट है, लेकिन एक बुक आती है एमपीटी प्रिमिटिव्स करके, आप उसे भी ले सकते हो। उसमें सारे जो क्वेश्चन थे टू द पॉइंट रहते हैं। और पीवाईक्यूज करना तो खैर सारे क्वेश्चंस, मॉड्यूल्स, डीपीपी, सीपीपी, एवरी सब कुछ देती ही रहती है। यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है हमें राहुल जी से जानकर कि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बहुत सीमित रह के ही आप ये सब कर सकते हो। इन्होंने जैसी जानकारी दी उससे ये पता लग पा रहा है कि एक नीट स्टूडेंट के लिए नंबर 1 तो ये कि आप बायो में अपना आपको 100% देना ही होगा। अगर आपका ड्रीम नीट है या बड़ा डॉक्टर बनना चाहते हो, सपना एमबीबीएस का है, तो आपको 360 आउट ऑफ 360 आपको बायो करनी ही पड़ेगी। और केमिस्ट्री में भी आप कोशिश करें स्कोर आपका ऊपर आए, क्योंकि आप ध्यान रखना 600 का जो टारगेट अगर आप उसके बिलो रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि दिक्कत आ सकती है। तो आप अगर उतना बड़ा स्कोर लाना चाहते हैं तो बायो आपकी फुल स्कोर होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में फुल स्कोर आने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत है। जैसा कि राहुल जी ने बताया, तो आप एनसीईआरटी फोकस करेंगे ओनली बायो के लिए, लाइन टू लाइन। साथ के साथ केमिस्ट्री में भी बहुत सपोर्टिव रोल है एनसीईआरटी का। फिजिक्स अगर बात करें तो वो फिजिक्स एक बहुत फीलेबल टॉपिक है, आपकी दिनचर्या में हर जगह आपको फिजिक्स दिखता है। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स को फील करना है, कंसेप्ट को सीखना है, और प्रैक्टिस ही आपको फिजिक्स में स्ट्रॉन्ग कर सकती है। जितना आप नंबर ऑफ वैरायटी सॉल्व करेंगे, जितने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना ही पेपर आसान लगने वाला है। क्योंकि अगर आप मुख्य परीक्षा जब दे रहे होंगे तो आपको प्रश्न ऐसा लगना चाहिए कि वह पहले कभी आपने वैसा प्रश्न देख रखा है तो आप 100% उसे अच्छे से कर सकते हो। अगर बेटा पेपर में अगर कोई नया क्वेश्चन आपको लगता है कि जैसा क्वेश्चन पहले आपने कभी किया ना हो, तो वो आपके लिए दिक्कत बन सकता है। इसीलिए फिजिक्स को अगर कमांड बनाना है तो मुझे लग रहा है समझे एक चैप्टर में लगभग 200 से 250 क्वेश्चन की मिनिमम से मिनिमम प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपका क्या मानना है कि एक चैप्टर में कितनी प्रैक्टिस लगभग होनी चाहिए? आपने सही बोला, मतलब अराउंड 200 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि आप एक ही वैरायटी की इतने क्वेश्चन कर रहे हो, कम से कम मतलब जितने बन सकते हैं आप देखोगे मोस्ट ऑफ ऑल टाइप्स, जितने भी टाइप बनाएंगे आपके चैप्टर में वो आपको करने ही होंगे, तभी आप, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन फ्रेम ना हो पाए जो आपने कभी देखा ना हो, तो इसलिए आपको रेडी रहना होगा। जी राहुल जी, एक बड़ा प्रश्न आ जाता है कि ये जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत बार कई बार डिमोटिवेशन भी आता है, तो आपने वो प्रेशर कैसे हैंडल किया और किसने आपको, ये मेंटल सपोर्ट की भी एक नीड रहती है बच्चे को, तो मेंटल सपोर्ट में आपकी किस तरीके से हेल्प हुई, जरा वो भी एक बार शेयर करें। देखिए डिमोटिवेशन तो आया क्योंकि 2 साल तैयारी कर रहे हैं, प्लस इतना कंपटीशन है, हर जगह देखो टॉपर से लगता है कि लगता है हम ही सबसे कम पढ़ाई कर रहे हैं, तो डिमोटिवेशन तो होता है। लेकिन मैं अगर कभी वैसे होता नहीं था, लेकिन अगर हो भी आता था तो अपने फैमिली से बात करता था, मम्मी पापा से। उसके बाद जो मेरे दोस्त थे वो भी तैयारी कर रहे थे, थोड़ी उनसे बात कर लेता था, क्योंकि अगर कुछ चीजें अपनी फैमिली से नहीं कर पाते तो अपने फ्रेंड से कर लेते हो, तो अपने फ्रेंड सपोर्टिव होनी चाहिए इस टॉपिक में। मुझे लग रहा है इनकी बिल्कुल सही सोच है। माँ बाप आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हो सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो आपका सपना है वैसा ही सपना आपके लिए वो भी देख रहे हैं। आपके गुरु और आपके माँ बाप हमेशा सबसे ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। दुनिया तो बहुत बड़ी है, कुछ भी बोलती है, लेकिन माँ बाप से अगर आप ऐसे केस में बातचीत कर लें तो कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाता है। अगर पिताजी एक बार ऐसा बोल दें, अरे कोई बात नहीं बेटा, कोशिश कर, हो जाएगा, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। पिता का तो ये मोटिवेशन ही बहुत है कि पिता बस एक बार कह दें आप तू परेशान मत हो, सिर्फ कोशिश कर, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। इतनी बड़ी बात, इतनी सी बात बच्चे के लिए काफी है मुझे लगता है, उसमें बच्चा खुद मोटिवेट हो जाता है। तो बस ऐसे ही माता पिता सपोर्ट करें बच्चों की। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि इस मोटिवेशन की काफी बड़ी एक जरूरत बनी रहती है। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, अभी पेयर से ऑफ चल रही है, तो जब मैं फर्स्ट टाइम सेक्शन में हुआ तो मैंने कह दिया था चलो तेरे प्राइवेट में करा देते हैं। मैं प्राइवेट की फीस सुन के मतलब अच्छे से हो जाते हैं, तो मैं सोचा कम से कम एक साल तैयारी और करता हूँ।
तो मैंने सोचा घर वाले इतना सोच रहे हैं, इतना पैसा खर्च करने के तैयार है, तो मेरे को सिर्फ 1 साल की मेहनत करनी है और वो बाकी सेशन हो भी पाया मेरा। चलिए, बहुत ही शानदार। राहुल जी ने इतनी सारी बातचीत हमें बताई यहाँ पर। तो यहाँ पर मुख्य बातें जो निकल के आई हैं, नंबर 1 बात, टेस्ट सीरीज पर पूरा फोकस रखना है, आपको प्रैक्टिस करना है। अच्छा, एक कुछ चैलेंजेस ये रहते हैं कि शॉर्ट नोट्स का क्या रोल लगता है आपको? जो बच्चे कई बार पूछते हैं सर शॉर्ट नोट्स बनाए या ना बनाए, आखिरकार उसका क्या पढ़ना है? ये शॉर्ट नोट्स बायो में तो इतने वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो इसमें लो आप दूसरी एनसीईआरटी लिख रहे हो, क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स में ही हेल्पफुल है। अब आप भी तब हेल्पफुल है जो कि शॉर्ट नोट्स में यही होता है कि आपको पूरे नोट्स लिखने होते हैं, उसमें सिर्फ वो चीज लिखो जो आप बार भूलते हो या आपको लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो चीज है। ये सबसे बड़ी बात मैं यही चाह रहा था, और वही इन्होंने कहा कि वो पॉइंट्स जो आपसे रिमूव होते रहते हैं, आपको लगता है कि ये आपके समझ में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आता है इसको रटना चाहिए। आप हर चैप्टर के ऐसे 2 से 4 पेज आप A4 साइज शीट ले लो और एक शॉर्ट नोट जिसे क्रीम कह सकते हो आप जरूर बनाएं। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, बायो में तो इन्होंने सही कहा, लाइन टू लाइन अपने आप में एनसीईआरटी खुद सॉल्व है, उससे अतिरिक्त कुछ आता नहीं और उससे ज्यादा की जरूरत नहीं। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा एक आप अच्छे से एक अलग कंटेंट बनाएं जिसमें वो वाले कंसेप्ट आप जरूर लिख लीजिएगा जो आपको स्किप होने का डर रहता है, जो आपके हट सकते हैं, ताकि एग्जाम से 10 दिन पहले भी अगर आप शॉर्ट नोट्स को देख लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, आपको लगेगा अब आप एग्जाम में ये सब भूलने वाले नहीं है। तो शॉर्ट नोट्स की भी इतना सा रोल तो यहाँ पर है ही है। चलिए, बहुत अच्छा लगा राजू जी ये सब हमें जानकर, और उम्मीद करते हैं आप सबको भी ये काफी पसंद आया होगा। फाइनली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या ऐसा कोई गोल्डन पॉइंट हो सकता है जिससे कि उनकी तैयारी में उन्हें मोटिवेशन मिले और अच्छे से वो अपनी तैयारी को कर सकें? देखिए, पहले तो मैं कुछ ये कहूंगा कि मतलब ऐसी कुछ गलतियां हैं जो मैंने करी थी वो आप ना करो, ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सेशन हो जाए। पहले तो सर ने कहा था कि टेस्ट सीरीज आपको टेस्ट देने हैं। मेरी जो मेजर गलती यही थी कि मैं टेस्ट नहीं दिए थे। अगर टेस्ट होते भी थे कोचिंग में तो मैं मतलब नजर कर दिया था क्या जरूरत है टेस्ट देने की, लेकिन मुझे जब ड्रॉप था मेरे मारे बड़ी क्या इंपॉर्टेंट है टेस्ट देने की। टेस्ट और आपकी फॉर्मेट भी वही खत्म नहीं हुआ, आपका टेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद आपका जो सेल्फ एनालिसिस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सेल्फ एनालिसिस नहीं कर रहे हो टेस्ट का, जो आपने 3 घंटे टेस्ट दिया है वो वेस्टेज दिया 3 घंटे का, तो आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। प्लस जो नोट्स की बात हो रही थी, नोट्स आपको लगेगा शुरुआत में कि आप टाइम वेस्ट कर दो बनाने के लिए, लेकिन जब एंड में आपको 10 दिन बचेंगे, 15 दिन बचेंगे, तब आप ये समझिए आपको पूरी एनसीईआरटी सिर्फ आप 2 घंटे में रिवाइज कर लोगे, बायो की चाहे केमिस्ट्री की हो। तो शॉर्ट नोट्स एंड में तब काम आएंगे। और गलतियां मेरी यही थी कि जो टीचर्स कहते थे हाँ पे, दूसरी बात ये थी जो लेक्चर्स होती थी, क्लास होती थी, मैंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी 11th-12th में, जिससे मुझे मालूम पड़ा कि ड्रॉपर्स में वाकई अगर आप एक भी लेक्चर छोड़ देते हो तो मैं ऐसा लगता है कि उसी लेक्चर से क्वेश्चन बन सकता है नीट में। बिल्कुल। तो आपको सारे ही लेक्चर्स देखने हैं और सारे ही टेस्ट देने हैं। और कुछ मोटिवेशन तो यही है कि अभी तो आपको लगता है कि मतलब तैयारी कर रहे हैं, सेशन होगा कि नहीं, बस एक बार आके देखिए आपको अलग ही मोटिवेशन मिलेगा जब आपको लोग डॉक्टर कहेंगे। हालांकि आप फर्स्ट ईयर में होंगे तब भी आपको डॉक्टर कहने को मिलेगा, तो ऐसा आपके जो फैमिली मेंबर्स है आपको डॉक्टर पहले दिन से ही मान लेते हैं। मेरा तो यहाँ पर काउंसलिंग जो पेपर डॉक्यूमेंटेशन होता है वो भी नहीं हुआ था, लेकिन घर ने पहले डॉक्टर लगाना कह दिया था। फिर पीजी में तो अलग ही है। तो रिजल्ट सिर्फ उनका दमदार नहीं आता जो सिर्फ रिजल्ट की सोचते हैं। मुझे लगता है आज का प्रोसेस दमदार होना चाहिए ताकि आपका रिजल्ट दमदार आए। ज्यादातर बच्चे रिजल्ट की चिंता करते रहते हैं, होगा या नहीं होगा। अकेडमी ज्वाइन करते ही पहले दिन प्रश्न आ जाता है माइंड में, सर होगा या नहीं होगा। नेगेटिव चीजें जल्दी स्ट्राइक करते हैं, लेकिन मेरा मानना है प्रोसेस दमदार होगा, आउटकम डेफिनेटली अच्छा आएगा। आज बेहतर करिए, 100% कल आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो यहाँ पर एक और प्रश्न होता है कि ज्यादातर बच्चे जैसे कि मान लीजिए अकेडमी में 5 to 6 आवर क्लास होती है, देन उसके बाद अपने आप को कैसे टैकल करना है। तो सारे टीचर और एक्सपर्ट्स का भी मानना रहता है कि जो आपको टीचर्स ने पढ़ाया पहले एक बार अपने नोट्स को आप जरूर देखिए, घर जाके सेम डे क्या पढ़ाया उसको देखिए, देन उसके बाद उस पर आधारित प्रैक्टिस कीजिए, नोट्स को पैरेलल बराबर रख लीजिए। बेशक आप देखकर ही करें, लेकिन सेम डे का जो होमवर्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो राजू जी, ये जो एक प्रॉब्लम बनी रहती है ना बच्चे के सामने कि सर हमें पढ़ना क्या है, डेली रूटीन सेट नहीं कर पाता है बच्चा, तो यह अकेडमी से जाने के बाद एक अपना जो रूम पर है तो वो उस प्रैक्टिस को कैसे ज्यादा से ज्यादा देर तक कर सकता है और क्या बेहतर स्ट्रेटेजी आपकी ओर से हो सकती है?
क्योंकि मेरी गलती ये भी थी कि जो मैं क्लास करता था वो मैं घर जाकर रिवाइज नहीं करता था, क्योंकि अगर टीचर्स भी कहते हैं उसके लिए रिवाइज कर लो, क्योंकि अगर आप आज का पढ़ा हुआ टॉपिक कल भी पढ़ोगे ना, मतलब कल रिवाइज करने बैठोगे, मतलब 80% जो आपने पढ़ा था वो सब क्लियर हो चुका होगा, मतलब दिमाग से कुछ याद नहीं रहेगा। इसके लिए कहते हैं कि आप क्लास के तुरंत बाद जो नोट्स बनाते हो आप क्लास के तुरंत बाद घर जाके अपने नोट्स को रिवाइज करो। तो क्वेश्चन अगर टीचर ने कराया क्लास में, क्वेश्चन को दोबारा सोल्व करो अपने आप से। तो आपके पास जो भी मॉड्यूल्स मिलते हैं, डीपीज मिलते हैं, उनको क्वेश्चन सोल्व करो, तब आपकी माना जाता है कि आपका आज का जो पढ़ाई है वो सफल हो पाई है, जब प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे उस कॉन्सेप्ट के आप। जी राजू जी, और हमारे साथ इस समय आप देख पा रहे हैं सैलन सर बने हुए हैं। सैलन सर का एक अहम रोल रहा है राजू जी के साथ। बहुत सारी समस्याएं आई, क्लास को इन्होंने की, साथ साथ जो मेंटली एक प्रॉब्लम आती है, कई बार कुछ एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो 1-to-1 काउंसलिंग भी की और इनकी जो प्रॉब्लम्स आई साथ साथ वो भी रिमूव की। तो एक बार सैलन सर के लिए आपका क्या विचार है, क्या कहना है आपका? एक तो देखिए, पढ़ाई तो आप एक कमरे में कर लेंगे, लेकिन आपको जो अपना, जैसे मैं ड्रॉपर था तो मुझे मतलब अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए कि मतलब क्या इस बार हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि जब तैयारी करो तो आप यही रहता है कि हो पाएगा नहीं, चाहे नहीं आप 650+ नंबर क्यों नहीं ला रहे हो। एक रहता था तो सर मुझे हमेशा ही सपोर्ट करते थे इमोशनली कि मतलब ऐसा नहीं करना, मतलब नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में लेके नहीं आने हैं, क्योंकि अगर आप नेगेटिव माइंड लेके जाओगे ना पेपर में तो आपका पूरा पेपर खत्म होने वाला है। मतलब आप फ्री होके जाओ, आप पेपर हमेशा अच्छा करोगे। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू काफी अच्छा लगा होगा। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, अपनी तैयारी को दमदार रखिए और अपनी कोशिश पर यकीन रखिए, क्योंकि सक्सेस एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आप प्रयास करते रहना, निराश मत होना, डटे रहना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।